अतिथि में जिनका नाम है माननीय वाइफ ऑफ पुनीत कुमार सोनकर, शिक्षा विभाग, डॉक्टर मनोज कुमार सोनकर, काशी विद्यापीठ, डॉक्टर सुनील कुमार सोनकर, काशी विद्यापीठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोनकर, कर्रा डिग्री कॉलेज, डॉक्टर अनुज सोनकर, कार्यक्रम के आयोजन में ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं, विशेष आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू संचालक महोदय। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और साथियों, अभी कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और अतिथियों का आना शुरू हो गया है और संचालक महोदय ने मुझे आदेश दे दिया कि कुछ मैं भी बोल लूं। तो साथियों, बाबा साहब के बारे में हम लोग कितना बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है। आज अपने समाज के लिए और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबा साहब का एक ही मकसद था कि अपना समाज जितना पढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। आज हमारे समाज में शिक्षा का विस्तार प्रसार हो रहा है, तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना शिक्षित कर लें कि हमारे पास सिर्फ पाने को रहे, खोने के लिए हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। पीछे अपने देखेंगे तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ पाने के लिए बचा है। और पाने का मंत्र है शिक्षा। उसी से हम जो कुछ पा सकते हैं बाबा साहब ने दे रखा है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं और इन जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, बाबा साहब की देन है। हमारी कुछ इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। आज बाबा साहब नहीं रहते तो हम लोगों की क्या कंडीशन थी। इस वर्ण व्यवस्था में बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म को अपना लिया? क्या कमी थी हिंदू धर्म में? आज हम लोग कहने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए हिंदू हैं। अभी सर बैठे थे, मैं भी बैठा था तो सुन रहा था कि यदि किसी भी मंदिर का पुजारी बनाना हो दलित समाज को, तो कोई उसको बनने नहीं था,
घुसने नहीं दे रहा है तो बनने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, ये स्वीकारता है। आप हिंदू इसलिए हो क्योंकि आप वोट बैंक हो, सिर्फ उनका आप वोट बैंक हो, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज बाबा साहब के 132वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं यहां उपस्थित सभी साथियों से यही कहूंगा कि जहां एक घर में 4 लोग रहेंगे, कुछ न कुछ खटपट होती रहती है। लेकिन जहां समाज की बात आ जाए, अपने लोगों के उत्थान की बात हो जाए, वहां सब कुछ भूल करके उनका साथ देने का काम करिए। आज हमारे समाज के लोग साथ दे रहे हैं, लेने वाले को आगे आना चाहिए। हर जगह शिक्षा में है, विभागों में है, जहां आप जाएंगे कुछ न कुछ मिल ही जाएंगे। लेकिन जितनी संख्या होनी चाहिए, आज नगण्य है। आज 15% हमारे सर पे बैठा हुआ है। इसीलिए मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, काम तो करता है, काम करती है पेन, कैप तो उसकी टोपी है। तो एक कैप हम लोगों के ऊपर भारी बना हुआ है, और इस कैप की जगह अपने आप को बैठा लीजिए साथियों। और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी युवा साथी हैं, वो अपना अगर कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब के विचार पे, तो आ करके बिल्कुल कह सकते हैं। स्वागत है उनका। मैं नाम बुलाऊं मंच से क्या कि आप लोग आएंगे अपने से? मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए रिशु सोनकर जी आ जाए। जय भीम। आप सब बाबा साहब के लिए आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। ज़्यादा शब्दों पे ध्यान न देते हुए मैं केवल उनके एक ही मोटिव, एक ही संदेश पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बाबा साहब का एक ही मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने हमें इससे बहुत बड़ा मैसेज दिया था। क्षमा चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पहला बार मंच है इसलिए क्षमा करिए। आप लोग कोशिश कर रहे हैं बोलने का। आइए कुछ शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आज माफी चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूं यहाँ पर। पिछली सरकारों की तुलना में इस बार 2014 के बाद जो सरकारें सत्ता पक्ष में आई हैं, ये शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दी है कि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो। पहली बात, इन्होंने अब तक पूरे भारतवर्ष में 51,774 स्कूलें बंद किए हैं सरकारी, जिससे इनका एक मोटिव होता है शिक्षा से दूर रखो इनको। अगर ये शिक्षित होंगे तो सवाल पैदा करेंगे, ये
शिक्षित होंगे तो सवाल पैदा करेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे तो अंधभक्त बने रहेंगे, अनपढ़ बने रहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे चलते रहेंगे। ये तो शिक्षा ही सवाल को जन्म देता है। तो इस शिक्षा पे ही मैं इनसे कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी थी जो उत्तर प्रदेश में 26,078 स्कूल बंद किया पिछले 8 सालों में? आपकी क्या मजबूरी थी जो आप संचालन नहीं कर पाए स्कूल विद्यालय को, कि शिक्षा से इन लोगों को दूर रखा जाए? क्यों ऐसा क्या रह गया? सरकार इस बात का जवाब दे या ना दे, लेकिन हमें आप सबको एक दृढ़ संकल्प लेना है। जो भी हमारे घर में होगा, छोटा बच्चा या बच्ची या बहन या बेटियां, उनको हम शिक्षित करेंगे। शिक्षित करेंगे, शिक्षित करने का कार्य करेंगे और सामाजिक तौर से होगा, उन्हें भी हम लोग सहयोग देंगे। आज यह एक यहाँ से संकल्प लेते हैं हम सभी लोग। एक बार फिर से बोलिए, जय भीम। आवाज नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम। अपने शब्दों को विराम देना चाहता। फिर कह रहा हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मन में जिज्ञासा बहुत है, फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जय भीम। अपना मैं एक चीज विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे यहाँ उपस्थित अतिथिगण, सम्मानित सदस्यगण, बाकी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी जिनको भी मौका मिले मंच से कुछ कहने का, तो उनसे विशेष अनुरोध है कि किसी भी पार्टी के, थोड़ा आवाज़ तेज कर देना, थोड़ा कम कर देना आवाज़। शुभम थोड़ा सा आवाज़ स्लो थोड़ा सा। अभी ठीक है? हेलो, ठीक है अभी? हाँ। तो किसी भी राजनीति पार्टी का नाम लिए, किसी भी बड़े राजनेता का नाम लिए हुए अपनी बात को रखेंगे। पक्ष और विपक्ष पे कुछ आगे की बात नहीं करेंगे। बिना राजनीति पार्टी का नाम लिए हुए, किसी राजनेता का नाम लिए हुए वो अपनी बात को रखेंगे। तो आज का कार्यक्रम कमेटी चाहती है कि जो भी वक्ता लोग हों वो सिर्फ बाबा साहब के विचार पे ही अपना प्रकाश डालें, फोकस दें। तो अगली कड़ी में डरो मत, आके परिचय दे देना। मैं आवाज़ देना चाहूँगा रोहित सोनकर जी को, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं बहराइच में, वो भी आए। अभी तक नारी शक्ति, मातृशक्ति के रूप में एक हमारी छोटी बहन सुमन सोनकर हमारे बीच उपस्थित है। मंच के माध्यम से मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। भाई संगठा सोनकर जी, आपका भी हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। क्या इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर्वप्रथम आपको अपना परिचय दे देता हूँ। हमारा नाम स्वप्नमणि सोनकर, ग्राम विकास अधिकारी, जो बहराइच में इस समय तैनात हूँ। जय भीम, जय भारत। अरे आइए, प्लीज आइए, 1 मिनट के लिए आइए। आप अपना परिचय दे दीजिए, ठीक है, आ जाइए। पोस्टेड है। जय भीम, जय भारत। मैं लेना चाहूँगा हमारे युवा शक्ति प्रवीण सोनकर जी का, वो भी आए, अपना परिचय दे, अपने बाबा साहब के विचारों पर 2 शब्द कहें। अपने युवा भाई साथी ऋषु सोनकर और हमारे बीच एक, इनको आप सभी को बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के सभी युवा शक्ति, जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग समाज को शिक्षित करें और पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, संगठित रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो हमारे यहाँ के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हो, अभी खाली हुए लोग गए हैं, अपना कपड़ा चेंज करके वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है, तब तक श्री विक्रम प्रसाद सोनकर जी
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रयागराज। इस क्रम में मैं आगे, भाई कोई है बोलने वाला और बाबा साहब के विचारों पे? अनुज भैया, दो शब्द आप अपने। धन्यवाद। संचालन का काम कर रहे बड़े भाई जितेंद्र सोनकर और आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और इस धर्मशाला में उपस्थित जितने भी सम्मानित साथी हैं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज ऐसे मसीहा का जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं कि जिनके बारे में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो नहीं जानता है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों के खातिर अपनी जीवन कुर्बान कर दी है। आज उन्हीं का देन है कि हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों के दो शब्द कह रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इतनी लड़ाई लड़ते हुए, इतना संघर्ष करते हुए हम लोगों को गुलामी से आज़ादी दिए। साथियों, बाबा साहब अपने समाज को जगाने के लिए उन्होंने 3 मंत्र दिया: संगठित रहो, सुरक्षित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इतनी कड़ी संघर्ष करते हुए, जिस समय गुलामी के जंजीरों में इतनी जकड़े हुए थे कि आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांध करके उनको चलने का अधिकार भी नहीं था। जिस घाट पे कुत्ता पानी पी लेता था, उस घाट पे कुत्ते को पानी पीने की अनुमति थी, लेकिन बाबा साहब को नहीं थी। साथियों, वो हाड़ी वो झाड़ू तोड़ने का काम किया हमारे बाबा साहब ने। जिस दिन से ये गुलामी आज़ादी के रूप में बदली, हमारे सभी साथी आज जितने भी हमारे समाज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, जो भी हैं, विधायक है, सांसद है, जो भी देन है किसी देव का है तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। मैं ऐसे महान महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। सोनकर धर्मशाला में आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है, वो है परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब भीमराव का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वह किसी से छिपा नहीं है। मगर जितने मंत्र उन्होंने दिए हैं, क्या उन मंत्रों का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं? क्या राष्ट्र निर्माण में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। देश आजाद तो हो गया, देश चलता कैसे? शायद संविधान का निर्माण नहीं होता तो पूरे देश में मत्स्य न्याय हो जाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेता। समानता की जो बात है, जो अधिकार की बात है, जो कर्तव्य की बात है, शायद वह हम भारतवासियों को नहीं मालूम हो पाता। इन सभी को कहीं न कहीं हम सभी तक पहुंचाने का बाबा साहब ने ही काम किया है। एक आज जन्मोत्सव पर हम लोगों के बीच सोनकर धर्मशाला में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव मनाने के लिए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कैलाशनाथ सोनकर जी, पूर्व विधायक अजरा विधानसभा, विशिष्ट अतिथि माननीय रघुनाथ प्रसाद सोनकर जी, वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने सर्वप्रथम इस धर्मशाला के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी,
प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिलीप सोनकर जी, सदस्य खादी ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही हम लोग के बीच आज कार्यक्रम के प्रबंध समिति के सदस्य से हमारे निर्देशित करें। इंजीनियर राम प्लट सोनकर जी, साथ ही विशिष्ट वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच महाराष्ट्र से चलकर डॉक्टर राजकुमार सोनकर जी, वैज्ञानिक, हम लोगों के बीच हैं। साथ ही इंजीनियर विक्रम सोनकर जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रयाग से हम लोगों के बीच आज उपस्थित रहेंगे। साथ ही आदरणीय श्याम नारायण प्रसाद सोनकर, पीडब्ल्यूडी विभाग, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय कुसुम सोनकर जी, बेसिक शिक्षा विभाग, हम लोग के बीच उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनोज सोनकर जी, काशी विद्यापीठ से हम लोग के बीच हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुनील सोनकर जी, काशी विद्यापीठ से हम लोग के बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी, प्रोफेसर कर्रा महाविद्यालय, हम लोग के बीच शीघ्र ही उपस्थित होंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश सोनकर जी, मुख्य लोको निरीक्षक, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, आपके बीच हमारे मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय इंजीनियर आरपी सोनकर साहब आ चुके हैं। मैं मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही आर.के. सोनकर जी पूना से चलकर आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत एवं वंदन करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर परम श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर प्रेम शंकर जी, आप भी आ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे सामने जो है प्रांगण में वाराणसी जनपद के कोने कोने से आए हुए आगंतुकों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मीडिया के साथी आए हुए हैं, वे इस आयोजन पर बाइट लेना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि अगर कोई प्रोफेसर साहब उस पर उन्हें बाइट देना चाहें तो आकर दे दें, अन्यथा मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं। हमारे मुख्य वक्ता साहब भी आए हैं, वो बाइट दे दें, एक आध साथी और बाइट दें, ताकि हमारा ये जो कवरेज है या इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचे और हमारी कार्यक्रम की सार्थकता प्रमाणित हो। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप आ जाएं मंच पर। सर, इंजीनियर साहब आ जाएं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद मंडल। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका सक्रिय सदस्य हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन सम्मिलित हुआ है आपके इस प्रोग्राम में? मैं आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर इस देश के समस्त जनमानस को हार्दिक मंगल कामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, हर व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था किया। संविधान लागू हुए आज लगभग 73 साल व्यतीत हो चुके हैं। हम जिस समाज से आते हैं वह हक वंचित समाज है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान प्रदत्त सुविधाएं दिया है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो अधिकार है वह कैसे प्राप्त होगा, इसके तरीके पर आज मंथन होगा। हमारे बीच में तमाम विद्वज्जन आए हुए हैं, नागपुर से चलकर आए हुए हैं वैज्ञानिक राजकुमार सोनकर जी, हमारे प्रखर वक्ता आर.पी. सोनकर जी इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी हैं, हमारे और साथी हैं अशोक कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रेमशंकर साहब हैं। बातों को बताएंगे जिससे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। श्याम नारायण जी मुख्य अतिथि कौन है आपके कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सत्य कैलाशनाथ सोनकर जी, पूर्व विधायक असगरा हैं, और मुख्य वक्ता आपके बगल में खड़े हैं इंजीनियर रामतलब सोनकर जी, मुख्य वक्ता हैं। और विशिष्ट वक्ताओं की हमारी लंबी कड़ी है। मैं जो बाबा साहब का संविधान है, स्वतंत्रता समता मूलक संविधान है, समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित उन्होंने समाज की परिकल्पना किया था। लेकिन परिवेश ऐसा बदला कि अधिकार इस प्रकार छीने जा रहे हैं कि जैसे हाथ में बालू होता है, व्यक्ति जितना पकड़ने का प्रयास करता है उतनी तेज़ी से बालू की भांति अधिकार निकलता जा रहा है। संविधान प्रदत्त सुविधाओं के तहत आपके जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, लोगों का धीरे धीरे निजीकरण होता जा रहा है। और निजीकरण के माध्यम से जो यहाँ के वंचित लोग हैं उनके अधिकार को छीनने का, या आरक्षण रहेगा भी, सार्वजनिक संस्थाएं नहीं रहेंगी। तो ये जो हमारी भागीदारी है, प्रोफेसर साहब लोग, कुछ लोग तो बीइंग मतलब वीसी तक बनने वाले हैं, वह सपना मेरे लिए सपना हो जाएगा कि हम जब उस कड़ी में पहले पायदान पर नहीं पहुँचेंगे तो वीसी प्रोफेसर होने की बात ही दूर है। तो इस मंच के माध्यम से जो निजीकरण हो रहा है उसमें हम चाहेंगे कि जैसे सार्वजनिक सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था है, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, ताकि इस समाज के लोग अपने समाज के साथ जो लगातार अन्याय हो रहे हैं उससे बचाने का काम करें। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उसके पास जाता है तो बेशक उसका फेवर न करें, लेकिन उसके साथ न्याय हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संविधान प्रदत्त सुविधाओं को बताने के लिए और बाबा साहब को नमन करने के लिए आज हम सभी लोगों ने यह आयोजन किया है। अध्यक्ष रहा हूँ। आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो वंचित और शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में, प्रदेश में, उनका वो बहुत कम है। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे समाज के लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः आज उनकी जानकारी नहीं है। मैंने अपने समाज के लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि वे यहाँ आकर के भारतीय संविधान के बारे में जान सकें, उसकी रक्षा कर सकें, और साथ ही साथ यह देश किसी का भी कोई भी देश वह अपने संविधान के बदौलत चलता है, अपने संविधान की सीमा में चलता है। अंबेडकर साहब का संविधान जो बनाया था उन्होंने, उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, इस पर आपकी कितनी सहमति? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में आज मैं बहुत मुखर होकर के बोलूँगा। एक डर है, ये पूरा देश एक डर के माहौल में जी रहा है। वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और उनके डर का कारण भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। महाभारत काल से लेकर के जो उनको डर था एकलव्य से कि कहीं एकलव्य अर्जुन से आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने अवसर न देने के लिए उसका अंगूठा ले लिया। बर्बरीक जैसे वीर को महाभारत से पहले ही उसको मार दिया गया ज़बरदस्ती। तो उस तरह से आज के दिन मैं ये बताऊंगा कि ये डरे और सहमे हुए लोग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि अगर ये दलित और वंचित लोग अगर इनको अवसर मिला तो वो हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आज उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, योगेंद्रनाथ मंडल वो भी शेड्यूल कास्ट के, और तब तो और अच्छा हुआ जब नेपाल का संविधान लिखने के लिए हमारे यहाँ एक और शेड्यूल कास्ट की ज़रूरत पड़ी, वो कृष्णा पूनिया ने लिखा जी। तो मुझे लगता है कि इस देश में बड़े डरे और सहमे हुए लोग हैं, और वो दलितों और शोषितों और वंचितों को इसलिए भी नहीं कोई अवसर देना चाहते हैं कि उनको ये 100% ये विश्वास है कि अगर इनको कोई अवसर दिया गया तो इसमें से हर एक आदमी अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा और इस देश में बहुत आगे निकल जाएगा। कबीर दोबारा नहीं पैदा हो सके, और जब मैं कबीर को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इस देश में कोई भी साधु संत कबीर के मुकाबले नहीं है, कोई भी अंबेडकर के मुकाबले नहीं है, कोई भी संत घासीदास के। ज्ञान और विज्ञान को अगर तरजीह देना है
तो उनको बाबा साहब के रास्ते चलना है। और आज भी जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं उस पर मैं आज ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लिखी हुई बातों में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो जो लोग भी संशोधन इस देश में संविधान में कर रहे हैं, वो संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो वंचित और शोषित तबका है, जो इस देश का 85% से ज़्यादा जो लोग हैं जिनके रहने और खाने की तमाम सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वो इस देश को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से परिवार और समाज बनता है। अगर 85% समाज को अगर हम बहुत पिछाड़ देंगे तो वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज भी ये कहते समय मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम इस देश में पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश पूरे दुनिया में 126वें नंबर का गरीब है। और अफसोस इस बात का है कि यह सिर्फ गरीबों से पूछा जाता है कि ये देश गरीब क्यों है। मेरे समय से मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे बाबा तेरा जीतने का प्रयास है। हमारे आज के ये भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जो लोग साथ में खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। बैच बना के उनका स्वागत करें, बैच लगा करके सम्मान करते हुए, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। इस बीच हमारे बहुत से साथी नए उपस्थित हुए हैं, उसमें आदरणीय प्रेम सोनकर जी, पूर्व महामंत्री काशी विद्यापीठ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी का बैच लगा करके स्वागत करते हैं हमारे भाई मनोज कुमार सोनकर प्रवक्ता जी। रामपलट सोनकर जी, इंजीनियर आरपी सोनकर जी का भी स्वागत करते हुए बैच लगा करके भाई मनोज सोनकर प्रवक्ता जी। हाँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। इसी बीच हमारे बीच बबलू सच्चा जी आए हैं, उनका भी मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन है। कृपा करके अपनी सीट ग्रहण करें। इसके माध्यम से उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। कृपया आपके लिए सीट निर्धारित है, आकर के एक छोटी सी बच्ची हमारे बीच है वैष्णवी सोनकर, वो भी अपना और पढ़ाई में भी भीमराव रामजी अंबेडकर। हेलो बैच लगा करके के सहयोग राशि का धर्मशाला वाराणसी वहाँ है। टुडे आई विल स्पीक ऑन अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड 14 अप्रैल। He was born on 14th April. He was born 14 April and 1891.
इसी बीच मध्य हमारे प्रदेश। आज के कार्यक्रम संयोजक Thank के you, रूप में व्यवसायी बड़े भाई विजय सोनकर जी हमारे बीच उपस्थित हुए। थोड़ा सा नर्वस हो गई है ना, पहली बार स्टेज पे चली है। बहुत बढ़िया, देखिए अच्छा है। भैया लाइट वाले अगर कहीं हो शुभम जी तो धन्यवाद। स्थापित हो जाए तो मैं मंच पर उपस्थित लोगों से आग्रह करूंगा कि मंच पर जितना कम भीड़ रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ बस जी प्रज्वल सामने से देखिए, उधर सामने कमलेश भाई आप भी आ जाए। देखिए सभी लोग सामने देखिए। राजेंद्र प्रसाद सोनकर जी। सब लोग हाथ लगा दीजिए एक साथ। सब लोग सामने देखिए एक बार। भाई जो माला लाए थे उसमें गुलाब का माला भी था, देखिए कहाँ छूट गया। बड़े ही सम्मानित हमारे भाई रेड छोड़ो, रेड छोड़ो, रेड छोड़ो। अरे हटो उधर से। इधर दीजिए ना भाई ऋषि सोनकर जी, भैया सोनकर जी, विशाल सोनकर जी, हमारे राजकुमार सोनकर जी, तेरा पन्नी वाले भैया अनुज सोनकर जी, आप लोग एक मंच में आ जाइए। बाबा को भैया भैया बहुत बड़ा इस बीच हमारे खतीब कल्याण समिति के उनका जी हमारे पास उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो अभी आके मंच पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए भाई से प्रकाश हाँ फोन कर लेना। सबसे विद्वान महामानव हैं और उनकी जयंती आज है। और इस जयंती को पूरे देश में महामानव के जो भी उनके मानने वाले हैं, जिनको जो भी उनके लोग हैं, सभी लोग हम लोग उसको महापर्व के रूप में मना रहे हैं, एक पवित्र पर्व के रूप में मना रहे हैं। और पूरे देश में आज ये जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ सोनकर धर्मशाला टकटकपुर में हमारे बहुत सारे सोनकर समाज के आपके सोनकर समाज के साथी हो गया। उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ सभ्यता में। बड़े भाई हमारे राज बहादुर सोनकर जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक, उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी आपके मंच पे आकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर। जो हमारी समाज की बेटी है सुभी सोनकर, वो भी आई है। मैं उसका भी मंच पे सोनकर सरकारपुर से भी हमारे बीच उपस्थित मंच के माध्यम से आगे अभिनंदन। फोटो भी आ जाओ। हाँ ठीक है। और जो बच्चे अपनी प्रस्तुति कुछ देना चाहते हैं
वो इधर देखिएगा। संपर्क कर सकते हैं। उसी भी हमारे इधर देखिएगा सामने। सुनील सोनकर पूर्व प्रत्याशी अजगरा विधानसभा, लालजी सोनकर पूर्व प्रत्याशी, केशव सोनकर जी, कल्लूराम सोनकर जी, आदरणीय आमिर कमल सोनकर जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ जन, मैं उनका नाम सबका नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ। मेरे मित्र परम आदरणीय प्रेम सोनकर जी, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अशोक सोनकर जी, प्रोफेसर आरपी सोनकर जी, आदरणीय काशीनाथ जी, वरिष्ठ सेक्शन ऑफिसर आदरणीय अनुज सोनकर जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज के इस शुभ अवसर महामना भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, समाज सेवी, भारत शोषितों वंचितों के सम्मान, प्रतिष्ठा, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व अधिकार दिलाने वाले, महिलाओं समाजों में पुरुषों के समान समानता अधिकार दिलाने वाले भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म पर आप सभी का अभिनंदन, नमन और स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं पेशे से करता हूं, हम लोग पेशे से चिकित्सक हैं और हमारी एक लिमिटेड सीमित दायरा होता है, उसी में हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन पब्लिक से पब्लिकली ऐसा कभी मिलने का मौका नहीं मिलता है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का समय है, बहुत सौभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन कर पा रहा हूँ और आप सभी से मुलाकात हो रही है। पहचान नहीं पाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और मुझे थोड़ा सा कहने के अंदर से ये इच्छा है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, स्वजातीय होते हुए भी सिंह मेरा टाइटल है, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम में हर कास्ट का आदमी सिंह लगा सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी स्टडी के लिए आया था तो यहाँ 1987 में मुझे मेरा एडमिशन ही रोक दिया गया था। वहाँ के जो डीन महोदय हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिंह हैं और सिंह केवल क्षत्रिय लिख सकता है, आप शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते। मेरे पास जिलाधिकारी का सर्टिफिकेट था, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने नहीं माना और मेरा एडमिशन जो है स्थगित कर दिया। कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप दूसरा सर्टिफिकेट बना के लाइए। मैं तुरंत गया और अब दूसरा सर्टिफिकेट वहाँ से दोबारा से बनवाया, प्रधान, पटवारी, लेखपाल और एसडीएम से सब जिलाधिकारी से बनवा के दिया। तो ये मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि वहाँ सिंह कोई भी कास्ट लिख सकता है और हमारी कास्ट के लोग सबके टाइटल यही हैं, सिंह, तोमर, राघव, चौहान, सब इस तरह के टाइटल हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जातिवाद नहीं है। कोई भी टाइटल हो वो कहीं ना कहीं से पता जरूर लग जाता है। और ये जो बाबा साहब ने जिस कंडीशन से गुजरे हैं, बाबा साहब ने जो जो परेशानियाँ झेली हैं, वो सब परेशानियाँ सबको झेलनी पड़ती हैं। बाबा साहब का मैं एक बार पढ़ रहा था, वैसे मेरे को इतना ज्ञान नहीं है पर कुछ मैं कभी कभी पढ़ता हूँ बाबा साहब के बारे में। जब उनका एडमिशन हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब का जन्म इंदौर में, मुहू प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उस समय आता था और 1891 में हुआ था। और
जब वो स्कूल में उनका एडमिशन हुआ तो वहाँ के जब वो गए स्कूल में गए तो वहाँ के उनके जो बच्चे साथ में पढ़ने वाले थे वो क्लास से उठ के खड़े हो गए। जब टीचर वहाँ आया तो टीचर ने कहा आप सब क्यों खड़े हो गए हो? कि साहब ये अछूत जाति का यहाँ आ गया इसलिए हम नहीं बैठ सकते, इसके साथ नहीं रह सकते। तो उस शिक्षक ने बाबा साहब को क्लास से बाहर कर दिया और कहा कि आप क्लास के रूम के बाहर जाके पढ़ सकते हो, अंदर नहीं रह सकते क्योंकि ये सारे स्टूडेंट चले जाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। बाबा साहब बाहर बैठ के अपना टाट बिछोना लेके आते थे, उन्होंने वहाँ पढ़ा। आप सभी लोग जानते हैं उसमें जो प्रासंगिक बात यह है कि जब उस शिक्षक ने टेस्ट लेना शुरू किया, क्वेश्चन जैसे पूछते हैं बच्चों से, तो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर वो सवर्ण जाति है जो उनके बैच स्टूडेंट साथ के थे वो कोई आंसर नहीं कर पा रहे थे और बाबा साहब ने हैंड रेज किया कि मैं आंसर दे दूं उसका। तो शिक्षक का जवाब था कि आपको यहाँ बाहर बैठने के लिए दे दिया ये काफ़ी नहीं है, आप जवाब देने के योग्य नहीं हैं, आपको जवाब नहीं पूछा जा रहा, आप केवल बाहर खड़े रहिए। तो बाबा साहब को उसे बहुत धक्का लगा और बाबा साहब ने जाके अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा इस स्कूल में। बाबा साहब के जो फादर थे रिटायर्ड सूबेदार थे सेना से, बहुत ही विद्वान आदमी थे, वो शुरू से ही ये उनके लिए बहुत बड़ी बाबा साहब के लिए अच्छी बात थी, सुखद था उनके लिए, सौभाग्य था। उन्होंने उनको समझाया बेटा आपको ये इसी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आपको करना है। वो शुरू से ही उनको पढ़ाते थे, घर पर शिक्षा देते थे। तो बाबा साहब का हिम्मत हौसला उन्होंने किया और बाबा साहब तो जीनियस थे ही। इसी तरह से उनकी लाइफ में बहुत सारे कंडीशंस आई हैं। उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद ग्रेजुएशन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पीजी किया। फिर उनको जब बहुत सारे आदमी संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता रहता है, तो बहुत सारे उसको स्टेप भी मिलते जाते हैं। कोई न कोई उनको उनके गुरु मिले, कोई जो गुरु थे वो गुरु जाति से ब्राह्मण थे लेकिन उनको पहचान गए थे वो बाबा साहब को, और वो उन्होंने आप लोग जानते होंगे कि उनका नाम अंबेडकर कैसे पड़ा। वो उनके गुरु ने अपना टाइटल दिया जो कि अंबेडकर गांव था, वो उनके गुरुजी का टाइटल था, इसलिए उन्होंने जो है अपना टाइटल दिया। और उन बाबा साहब को वो बाहर भेजने के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में उन्होंने बहुत मदद की। तो इस तरह से कई, यदि हम शिक्षा पालें, सबसे बड़ा जो मंत्र है वो शिक्षा पाने का है। किसी भी तरीके से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं लाइफ में, तो कठिनाइयों का सामना करते हुए आदमी यदि पाता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वैसे यहाँ ये पर्सनल बात करने का नहीं है, लेकिन बाबा साहब से मैं बहुत इसी से एक्साइटेड रहता हूँ कि बाबा साहब उस समय में ऐसा कर गए। मेरे फादर ने भी मुझे, जब मैं 9th क्लास में पढ़ा तो मेरे फादर ने मना कर दिया था कि अब मैं पढ़ाने के स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी जो है किसी तरीके से फादर से कहा कि मैं आपसे इसके बाद कोई पैसा नहीं लूँगा और आप जो है मेरे को पढ़ने के लिए केवल छोड़ दीजिए। तो मैंने भी इसी तरीके से अपने कुछ लाइफ स्ट्रगल की और किसी तरीके से 12th पास करने के बाद दिल्ली चलाया। दिल्ली में जब मेरा BMS में एडमिशन हुआ तो BMS एडमिशन में केवल पहली फीस भरने के लिए मैं घर से पैसा लेके आया था। उसके बाद मैंने कभी घर से पैसा नहीं लिया। मैं कोचिंग करता था, आज भी मेरे को पुराने दिन याद आते हैं तो कई बार बहुत कुछ फील होता है। कोचिंग करता था, उससे अपनी फीस भरता था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं हॉस्टल में रह के मेस में खाना खा सकूं। मैं बाहर अपने किसी रिलेटिव से एक रूम ले लिया था और वहीं अपनी कोचिंग करके उसका वो चलाता था। और मैं अपनी क्लास में भले ही दोस्तों के साथ फिल्म देख, दिल्ली का माहौल था, दिल्ली में
लड़के डेली पिक्चर जाते थे, बहुत सारे शौक करते थे। मैं कभी सब क्लास से अलग रहता था और क्लास से सीधा मैं अपने घर जाता था, कोचिंग करता था पहले 2-3 घंटे और फिर अपने जो काम था वो करता था। उसके बाद मैं क्लास में मेरा 4th-5th रैंक आता था। इसी तरह से स्कॉलरशिप मिलती रही और मैं पूरे 5 साल अपने स्कॉलरशिप से BMS कर लिया। मेरा ध्येय ये था कि मैं किसी भी तरीके से BHU में मेरा एडमिशन हो जाए और मैं सर्जरी मैं कर लूँ। तो क्योंकि BMS करने के बाद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं रहती है, सब लोग कहते हैं कि MBBS करना है। तो ये एक मेरे को दंश लगता था हमेशा। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और सवर्ण कास्ट का ऐसा, ऐसे ही चिकित्सा विभाग में भी ऐसा ही है। आयुर्वेद के लोगों को बहुत नीचे हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को कुछ करना है। मैंने खैर आयोजक की तरफ से मेरे को पर्ची मिली है, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं इतना लंबा कर दिया। तो मेरा जो कहने का जो मतलब है, यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षा करने के बाद में आप जो है संगठित और संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरी पूजा की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रीच ए हाइट। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पा सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी वो हैं फीलिंग्स, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन ऐसा है कि आप कहीं भी आप कुछ भी यदि पढ़ेंगे, अपने उसमें एक्सेलेंट करेंगे तो आपको जरूर कुछ मिलेगा। मैं अपने क्योंकि यहाँ पर हमारे सुजातीय लोग हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सुजातीय लोग जो जहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है, बिजनेस तो चल रहे हैं बहुत, लेकिन एजुकेशन नहीं है। वहाँ पर कई बार क्या होता है कि वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। चूँकि मैं चिकित्सक हूँ और शल्य चिकित्सक हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं। मुझे सिंह समझ के वो अपनी पूर्ण बात नहीं बता पाते हैं। जब सोनकर टाइटल में देखता हूँ तो मैं जरूर पहचान लेता हूँ और दाएं बाएं करके कैसे भी ओपनली आगे पीछे मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए हमारे जीवन से संघर्ष चलाने के लिए शिक्षा, वो भी स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो घर में हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा दें। स्वास्थ्य की शिक्षा से मतलब है कि एक जो रूल रेगुलेशन होते हैं, बच्चे को समय से उठाना सुबह अर्ली, उसको सुबह व्यायाम, फिर उसके शौच की क्रियाएं हम शुरू से समझाएं बच्चों को, अपने को, और उनका पोषण ठीक से करें। जब बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, हम पोषण अच्छे से करेंगे, ये उससे बच्चे शिक्षा में उनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा हम अपने घर में स्वच्छता पे ध्यान दें। हमारे भाई प्रोफेसर अशोक कुमार जी का बहुत स्वच्छता पे हमेशा आता रहता है, मैं इस चीज़ से बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और मुझे भी ये आप सभी को कहना है कि स्वच्छता, जब तक स्वच्छता नहीं रहेगी बच्चे हमारे नहीं आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को पढ़ने के लिए स्वच्छता, पोषण, शुद्ध संरक्षित जल, ये सब हम ध्यान दें। मेरे को पर्ची मिल चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लूँगा और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। और अंत में बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनका हमेशा हार्टली मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूँगा, क्योंकि जो भी मैं पाया हूँ ये सब बाबा की बदौलत है। धन्यवाद, थैंक यू। भाई विकास कुमार सोनकर जी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, जो ऊर्जा का स्रोत भेजे थे हमारे पास।